नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है कि जो अपना टेस्ट का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आज से ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पर डे एक क्लास के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट्स, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं पिछले एग्ज़ाम में जो मैंने बनाए थे, उसको रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका मैटर आपके पास तो होगा ही, उसके अलावा इस लगभग 15 मिनट की एक क्लास के अंदर छोटे से जो भी जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और जहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट का शेड्यूल है, उसके अंदर सेल बायोलॉजी की जो टॉपिक है उसके रखा गया है 15 जून से 16 जून से अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो उससे पहले ही अपन सेल बायोलॉजी को इतना अच्छा कर लेते हैं कि यहाँ से टेस्ट में तो क्या, जो आरपीएससी में क्वेश्चन बनेगा वो इससे बाहर नहीं होगा। और इस नोट्स बनाने के अंदर मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये जो नोट्स हैं वो आरबीएससी, एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन की बुक को भी शामिल किया है। तो ये नोट्स हैं वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, इस नोट्स में कोई कमी नहीं है। आप इस नोट्स को रिवाइज़ करके जाओगे या इसका रिवीजन करके जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। बात करेंगे सेल बायोलॉजी या कोशिका। सबसे पहले कोशिका क्या होती है, वो एक लाइन रटी रटाई लाइन आती है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये एक रटी रटाई लाइन होती है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? संरचनात्मक का मतलब होता है कि संपूर्ण सजीव का जो शरीर होता है वो कोशिका, या उस सजीव का जो शरीर है उसकी संरचना है वो कोशिकाओं से होती है। संरचना उसकी कोशिकाओं से बनी हुई होती है। और क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है उस सजीव के अंदर संपूर्ण कार्य होते हैं वो एक कोशिका द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने का कार्य करती है। इसलिए कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर अपन बात करेंगे। उसके बाद में कोशिका की खोज की बात करेंगे। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोशिका की खोज से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत निम्न लेवल का है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो एक दो कोशिकाएं आती है, एक मृत कोशिका आती है और दूसरी जीवित कोशिका आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर एक मृत कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में कोशिका के अंदर एक कोशिकांग आता है जिसको कहते हैं केंद्र के सेंट कहते हैं। उसके बाद में इस केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 के अंदर की थी, ट्रेडेस्केंसिया पादप के अंदर की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस पादप में की थी? ट्रेडेस्केंसिया पादप में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर वही लाइन आ गई कि समस्त कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब उस संपूर्ण सजीव का जो संपूर्ण शरीर होता है उसकी संरचना कोशिका द्वारा बनती है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई मतलब उस कोशिका द्वारा विशिष्ट कार्य किया जाता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से पूछा है। उसके बाद में बात आती है कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत दिए गए थे वो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिकों का नाम आता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। 1839 में मैथियास स्लाइडेन, और वनस्पति वैज्ञानिक थे ये मैथियास स्लाइडेन, और एक थे उनके साथ थियोडोर श्वान जो जूलॉजिक थे, जो जंतु वैज्ञानिक थे, जूलॉजिक साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने, स्लाइडेन और स्वान, दोनों ने मिलकर एक कोशिका सिद्धांत दिया था, जिन्होंने क्या कहा था कि समस्त सजीव का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संपूर्ण सजीव का जो शरीर बनेगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और नई कोशिकाएं केंद्रक में मुकुलन द्वारा बनती है। ये मुकुलन क्या है? जनन की एक विधि है। जनन की क्या है? एक विधि है, जो जनन की एक विधि है। तो नई कोशिका है, इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कोशिका सिद्धांत के अपवाद, मतलब कोशिका सिद्धांत को हर जीव मानता है। कौन कौन से है जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है? तो ये वायरस आता है जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है, दूसरा वायरॉइड आता है और तीसरा प्रियॉन्स आता है। ये तीनों कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स तीनों कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। और जो वायरस होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं उसको उठा के मैंने यहाँ लिखा है, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही लाइन लिखी है। यहाँ अपने नोट्स में फालतू की चीज़, एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिलेगी। पिछले एग्जाम में भी मेरे नोट्स से 52 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले बायोलॉजी और केमिस्ट्री से, तो वो जो मैंने पढ़े थे वहाँ से मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना था। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, उस दिन आपका मान के जाना कि आपका सिलेक्शन तय है, निश्चित है। फिर आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। जो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने आगे कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया था। जो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था उसको आगे मॉडिफाइड किया था। उन्होंने ये बताया था, किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। किसने कहा था? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित, जो पहले से स्थित कोशिका है उनमें विभाजन होगा, डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या बनेगी? नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था, मॉडिफाइड कैसा किया था? किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 के अंदर। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, या सेल लाइनेज थ्योरी जिसको कहते हैं, सेल डेक्स्ट्राइन थ्योरी या सेल लाइनेज थ्योरी भी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। तो आपको ये कथन अभी पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, ये पूछा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये कथन किसका है? फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन फेवरेट है। तो ये रुडोल्फ विर्चो का जो कथन है वो आरपीएससी का फेवरेट सेंटेंस है, आरपीएससी का फेवरेट कथन है। इसको आप इम्पोर्टेंट करके जाना। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है, डिवीजन के कारण नई कोशिकाएं बनती है। ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ये कथन भी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। फिर आगे बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो के अनुसार। देखो विर्चो के अनुसार क्या कहता है? जीवन का अस्तित्व कोशिकाओं में होता है। जीवन का अस्तित्व किस में होता है? कोशिकाओं में होता है। जीवन का अस्तित्व कोशिकाओं में। सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव बने हैं वो कोशिका या फिर कोशिका के उत्पाद। अब उत्पाद का मतलब जितने भी कोशिकांग है, कोशिका और कोशिकांगों से मिलकर सभी जीव बनते हैं। अगला है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। ये कथन भी किसका है? रुडोल्फ विर्चो का है। ये तीनों कथन कोशिका सिद्धांत को जो मॉडिफाइड किया गया था रुडोल्फ विर्चो द्वारा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 चीज़ें बताई थी कि जीवन का अस्तित्व कोशिकाओं में होता है, सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, और नई कोशिकाओं का निर्माण जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं है उनसे होता है, वो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर आगे आता है कोशिकीय पूर्ण शक्तता, टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी शब्द। अब देखो ये अभी पूछा था सेकंड ग्रेड के अंदर, पूछा था सेकंड ग्रेड में नहीं, इसमें पूछा था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले प्रैक्टिकल किसने किया था? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको याद रखना है स्टीवर्ड ने किया था। किसने किया था? स्टीवर्ड ने किया था, और गाजर के फ्लोएम में किया था। सबसे पहले कोशिकीय पूर्ण शक्तता शब्द के लिए प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग नहीं, शब्द के लिए प्रयोग किया था, प्रैक्टिकल किया था। टोटिपोटेंसी के लिए सबसे पहले किसने किया था? स्टीवर्ड ने किया था। और एक इसमें भी बात चलती है लेकिन कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता शब्द किसने दिया था? वो कोशिकीय पूर्ण शक्तता शब्द मॉर्गन ने दिया था। वो लैब असिस्टेंट में माना था और आरबीएससी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। उसके बाद में जब कोशिकाओं में विभाजन और पुनर्विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन और पुनर्विभाजन मतलब एक कोशिका है वो संपूर्ण जीव को बनाने की क्षमता रखती है, तो वो कोशिका कौन सी होती है? टोटिपोटेंस कोशिका होती है। और ये कोशिका कौन सी होती है? टोटिपोटेंस कोशिका होती है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं, एक आती है 2 प्रकार की कोशिकाएं, पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। इन दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका के अंदर होता है, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका के अंदर नहीं होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिकांगों की स्थिति के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो बात करेंगे पादप कोशिका प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल। जंतु कोशिका एनिमल सेल, और ये वाली कौन सी?
प्लांट शेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं के अंदर होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। फिर केंद्रक, केंद्रक जंतु कोशिका में, पादप कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, वो परिधीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर ये थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या होती है, तो एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है वो परिधीय होती है। परिधीय क्यों होती है? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएँ पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? केंद्र का आकार छोटा होने के कारण केंद्र कहाँ चला जाता है? परिधि की तरफ चला जाता है। तब उसकी कारण स्थिति केंद्र की स्थिति क्या होती है? परिधि होती है। और जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो सेंटर या बीच में स्थित होता है। फिर तारकाएँ, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं, सेंट्रियोल पादप कोशिका के अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल पादप कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है। जंतु कोशिका के अंदर तारकाएँ क्या होता है? उपस्थित होता है, जो स्पाइंडल फाइबर निर्माण में सहायक होता है। कौन होता है? सेंट्रियोल या तारकाएँ। इस तारकाएँ की आकृति होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। किसके समान होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी के पहिए के समान, कॉर्ट व्हील के समान होती है स्ट्रक्चर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया, नीट के अंदर पूछा गया और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूछी जाती है। तो तारकाएँ की आकृति कॉर्ट व्हील के समान होती है। फिर आगे बात करते हैं प्लास्टिड या लवक जिसको कहते हैं। प्लास्टिड पादप कोशिका के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका के अंदर प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका के अंदर गोलाकार और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नलिकाकार होते हैं। किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर होते हैं। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। पादप कोशिका के अंदर बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जिसकी वजह से केंद्र कहाँ चला जाता है? पादप कोशिका में परिधि की ओर चला जाता है। परिधीय स्थिति होती है केंद्र की, और इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है, जिससे केंद्र कहाँ रह जाता है? केंद्र के अंदर ही रह जाता है। तो पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति परिधीय, याद रख सकते हो। पादप, प से पादप और प से परिधीय, ये याद रख सकते हो। याद रखने के लिए बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि बीच में क्या होती है? रिक्तिकाएँ होती है, जिसकी वजह से केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ चला जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका जब पादप कोशिका में इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि होती है? कोशिका प्लेट विधि द्वारा होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन खाँच और विदलन द्वारा होता है। खाँच विधि और विदलन विधि, इन दोनों के द्वारा होता है। अब इंग्लिश में इन वर्ड्स को मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी खाँच और विदलन जंतु कोशिका के अंदर, कोशिका प्लेट विधि द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होता है, प्लाज्मोडेस्मा, और यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका के अंदर संचित भोजन होता है। संचित भोजन स्टार्च होता है। जंतु कोशिका में संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। लाइसोसोम की संख्या कम होती है, यहाँ पर लाइसोसोम की संख्या जंतु कोशिका के अंदर अधिक होती है। संकुचन रिक्तिका अनुपस्थित होती है। संकुचन रिक्तिका उपस्थित होती है जंतु कोशिका के अंदर। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जिसको आप बोल सकती है वो क्या थे? अंतर थे। तो ये ध्यान रखना है। तारकाएँ किसमें उपस्थित होता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें? तारकाएँ पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल तो उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे आते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के अंदर डिफरेंट पूछा जाता है। बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल और इनके अंदर डिफरेंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एकल झिल्ली का तंत्र,
एकल झिल्ली का तंत्र पाए जाते हैं और इसमें यूकैरियोटिक के अंदर दोहरा झिल्ली का तंत्र पाया जाता है, दोहरा झिल्ली का तंत्र होते हैं। विभिन्न कोशिकाएं जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है आदि क्या होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। और यूकैरियोटिक के अंदर सारे कोशिकांग जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक में केवल 70S प्रकार का होता है, नहीं, प्रोकैरियोटिक में केवल 70S प्रकार का होता है, 70S टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों टाइप का होता है। फिर डीएनए वलयाकार होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए वलयाकार होता है, हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। वलयाकार रिंग टाइप होता है और हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डीएनए रेखीय तथा हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। किसके अंदर होता है? यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए क्या होता है? रेखीय होता है, रेखीय होता है और हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिक जनन क्या होता है? एब्सेंट होता है या लैंगिक जनन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन द्वारा होता है। कोशिका अगर विभाजित होगी तो इसके अंदर असूत्री विभाजन, इसके अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री। किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। इसके एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें शैवाल है, कवक है, जंतु है, पादप है, सारे यूकैरियोटिक कोशिका है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, यहाँ से याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, 0.3 माइक्रोन इसका आकार होता है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये नॉर्मल है, थर्ड ग्रेड लेवल के क्वेश्चन है, पूछे नहीं जाते हैं। फिर सेल वॉल रहित सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है। देखो सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। कोशिका भित्ति सहित है। कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु कोशिका है। इस माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, PPLO माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो दो चीज़ें याद रखना, कोशिका भित्ति सहित याद रखना, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका, कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी सेल। कोशिका भित्ति रहित होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। कोशिका भित्ति रहित होती है माइकोप्लाज्मा। और कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु कोशिका होती है, बैक्टीरिया कोशिका होती है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है कोशिका भित्ति सहित। ये दोनों कथन याद रखना। ये नीट के अंदर पूछा हुआ है कि कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी कोशिका, बाकी माइकोप्लाज्मा तो RPSC का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे कोशिकांगों के बारे में, जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे 15-20 मिनट के वीडियो में बात करते जाएंगे रेगुलर, जितना भी टाइम मिलेगा आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वादा करता हूँ आने वाले सेकंड ग्रेड के अंदर अपना ये जो मटेरियल है RBSC NCERT और जो शॉर्ट नोट्स है अपनी वाली जो बुक है उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देख लीजिए, लगभग 120 से 130 क्वेश्चन अपनी बुक से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी से मिल गए। नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अपनी बुक से डायरेक्ट मिले बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। तो जो बुक के अंदर लिखा है NCERT RBSC का मिक्सअप है और आप इसको पढ़ के आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।